पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नीतीश जॉन बीएससी में। तो मैं इस वीडियो में आप सबके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 के पहले चैप्टर इतिहास के यूरोप में राष्ट्रवाद के ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं और इससे बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में आते हैं और इस बार भी आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना बनी है। तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो में आप सब, जिससे आपके बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि आप सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीतीश जॉन बीएससीबी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना समय गवाए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कहता है इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली तथा जर्मनी जो है वह वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं और मैं आप सबको बतला दूं कि भारत जो है वह एशिया महादेश के अंतर्गत आता है। ये भी अच्छी तरह से आप याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न कहता है फ्रांस में शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। फ्रांस में आप सब जानते हैं बुर्बो वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न कहता है मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का जो संगठन है, संबंध जो है वह कार्बोनारी संस्था से था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न कहता है इटली तथा जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। इटली तथा जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था, तो ऑस्ट्रिया था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न कहता है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न कहता है गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आप सबको जितने भी प्रश्न कराए जाते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में आप सब। इससे एक भी प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं छूटेंगे। सातवां प्रश्न कहता है जर्मन राइन राज्य की निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है वह नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न कहता है जालवेरिन कैसी संस्था थी। जालवेरिन जो है वह व्यापारियों की संस्था थी, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न कहता है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो है वह बिस्मार्क ने किया था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न कहता है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी तो 1871 ईस्वी में हुई थी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न कहता है नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। नेपल्स की क्रांति जो है वह 1821 ईस्वी में हुई थी, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न कहता है चर्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। चर्टिस्ट आंदोलन जो है वह इंग्लैंड में हुआ था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न कहता है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। यूनान को कब एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, तो 1832 ईस्वी में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 14वें प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न कहता है कार्बोनारी संगठन किस वर्ष हुआ था। कार्बोनारी संगठन की स्थापना जो है वह किस वर्ष हुआ था, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1810 ईस्वी में हुआ था, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है 15वां प्रश्न एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी। एड्रियानोपुल की संधि जो है वह 1829 ईस्वी में हुई थी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न कहता है एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। एड्रियानोपुल की जो संधि है वह तुर्की और रूस के बीच हुई थी और 1829 ईस्वी को हुई थी। इसको आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। अब चलते हैं 17वें प्रश्न की ओर।
17वां प्रश्न कहता है सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था। सेडोन का जो युद्ध है वह किनके बीच हुआ था, तो फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न कहता है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न कहता है जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था। जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नेपोलियन तृतीय जो था वह फ्रांस का शासक था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न कहता है सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो 1870 में कौन सा युद्ध हुआ था जो कि फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था, तो सेडोन का युद्ध हुआ था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न कहता है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो किस देश का साहित्य था जो यूरोप के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनान। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न कहता है युवा इटली संस्था का विकास किया। युवा इटली संस्था का विकास किसने किया था, तो मेजनी ने किया था, जिसको यंग इटली इसने कहा था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है बिस्मार्क निम्न में से क्या था। बिस्मार्क इनमें से कौन था, तो कूटनीतिज्ञ था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 24वें प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न कहता है सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था। सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी, विक्टर इमैनुअल था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 25वें प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न कहता है यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन सा ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे। इसमें कौन सा जो ब्रिटिश कवि थे जो यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शहीद हुए थे, तो लॉर्ड बायरन जो था वह शहीद हुए थे। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड बायरन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न कहता है जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने किया था। जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने किया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्सा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 27वें प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न कहता है हंगरी की भाषा क्या थी। हंगरी की भाषा जो थी मैग्यार थी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न कहता है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई थी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 29वें प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न कहता है मारियन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। मारियन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी, तो फ्रांस की थी। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 30वें प्रश्न की ओर। 30वां प्रश्न कहता है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था, तो यूनान को कहा जाता था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 31वां प्रश्न कहता है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था, 1688 ईस्वी को। ये इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 32वें प्रश्न की ओर। 32वां प्रश्न कहता है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राज्य वंश का शासन था। तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय बुरो वंश का शासन था वहाँ फ्रांस में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 33वें प्रश्न की ओर। 33वां प्रश्न कहता है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। नेपोलियन संहिता जो है वह 1804 ईस्वी को लागू की गई थी। डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 34वें प्रश्न की ओर। 34वां प्रश्न कहता है जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कुल कितने युद्ध किए। तो बिस्मार्क ने कुल 3 युद्ध किए थे जर्मनी के एकीकरण के लिए। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 35वें प्रश्न की ओर। 35वां प्रश्न कहता है वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था।
वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? रूस सम्मिलित नहीं था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 36वां प्रश्न कहता है वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? तो वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह रूस ने की थी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है 37वां प्रश्न, यंग इटली के संस्थापक कौन था? यंग इटली के संस्थापक कौन था? मेजनी था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 38वें प्रश्न की ओर। 38वां प्रश्न कहता है फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? यह किसने कहा था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स दशम ने कहा था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 39वां प्रश्न कहता है पर्सा का शासक कौन था? पर्सा का शासक कौन था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी करेक्ट हो जाएगा, विलियम प्रथम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 40वां प्रश्न कहता है यूरोप का मरीज किससे कहा जाता था? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की को कहा जाता था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 41वें प्रश्न की ओर। 41वां प्रश्न कहता है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो राइन संघ की स्थापना की। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 42वें प्रश्न की ओर। 42वां प्रश्न कहता है किस संघ द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? किस संघ द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? तो एड्रियानोपुल की संधि द्वारा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 43वें प्रश्न की ओर। 43वां प्रश्न कहता है यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने की थी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 44वें प्रश्न की ओर। 44वां प्रश्न कहता है 9 गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? 9 गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इटली में हुआ था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 45वें प्रश्न की ओर। 45वां प्रश्न कहता है मेटरनिख कौन था? मेटरनिख कौन था? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 46वें प्रश्न की ओर। 46वां प्रश्न कहता है कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1810 ईस्वी को हुई थी। ई ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 47वें प्रश्न की ओर। 47वां प्रश्न कहता है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन स्थापित हुए? निरंकुश राजतंत्र स्थापित हुए। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 48वें प्रश्न की ओर। 48वां प्रश्न कहता है लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती नामक संस्था का जो गठन है वह किसने किया था? गैरिबाल्डी ने किया था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 49वें प्रश्न की ओर। 49वां प्रश्न कहता है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता था? तो किस घटना से माना जाता है? तो फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है 49वां प्रश्न कहता है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का पुनर्जन्म जो है वह पुनर्जागरण घटना से माना जाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 50वें प्रश्न की ओर। 50वां प्रश्न कहता है रक्त और लौह की नीति का किसने अपनाई? रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? बिस्मार्क ने अपनाई थी। इसलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 51वां प्रश्न कहता है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो सेडोन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे इतने सारे प्रश्न जो कि आपके पहले चैप्टर से थे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीतीश जोन BSCB यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए